आइए स्टूडेंट, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में समझते हैं। तो इथेन का अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसमें फ्रंट कार्बन में 3 हाइड्रोजन और बैक कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन है जो कि हमें दिख रहा है, उससे अटैच्ड तीनों हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट किए गए हैं। जो बैक कार्बन होगा वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक, अब उसे हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और उससे बॉन्डेड हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो हमने इस सर्कल से इनकी बॉन्डिंग स्टार्ट शो की हुई है यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। अगर अब इसी का हॉर्स प्रोजेक्शन बनाया जाए तो अब इसमें दोनों कार्बन आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। जैसे फ्रंट कार्बन से अटैच तीनों हाइड्रोजन, ठीक, और बैक कार्बन से अटैच तीनों हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। ठीक, इन दो हाइड्रोजन में से एक होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, और जो वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया गया है ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। अब अगर हम जैसे कि प्रोपेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करें, प्रोपेन C3H8 होगा, यानी CH3CH2CH3। ठीक, तो इसमें फ्रंट कार्बन और इसे हम बैक कार्बन माने तो इस फ्रंट कार्बन से अटैच 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक, अब ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। तो एक मिथाइल ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 हाइड्रोजन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। ठीक, और इसका अगर हम सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाएं तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा, इन दोनों कार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। बैक कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन बन गया है। अब आइए स्टूडेंट, हम समझते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इथेन। तो इथेन में अगर हम देखें तो कॉन्फॉर्मेशन 3 टाइप के बनते हैं। ठीक, एक होता है इक्लिप्स्ड, और सेकंड होता है गाउचे फॉर्म, ठीक, और थर्ड होता है स्टैगर्ड फॉर्म। इस तरीके से 3 फॉर्म होते हैं। इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के बैक साइड होते हैं। वो फ्रंट कार्बन जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो बैक कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक, यानी कि आप अगर फ्रंट वाला ऑब्जर्व कर रहे हो तो बैक वाला आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब इस फॉर्म को हम बोल रहे हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक होता है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमें सभी हाइड्रोजन ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। ठीक है, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन हो गए। अब फ्रंट कार्बन के दोनों बॉन्ड के बीच में, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो जस्ट इसके सेंटर में यहाँ पर बैक साइड का जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो होगा। यानी कि हम फ्रंट कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन और उसके एडजेसेंट में, ठीक, जो बैक कार्बन का बॉन्डेड हाइड्रोजन होगा उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अब इन दोनों के बीच की जो कंडीशन बनेगी उसे हम बोलते हैं गॉच फॉर्म। ये फ्रंट कार्बन के बॉन्डेड हाइड्रोजन हो गए
ठीक, अब इनके बीच में जो एंगल होगा, यानी फ्रंट कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन और बैक कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होगा वो लेस देन 60 डिग्री होगा। तो इसे हम बोलेंगे गाउचे फॉर्म। ठीक, अब इनकी अगर स्टेबिलिटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर हम इक्लिप्स फॉर्म में देखें तो इन बॉन्डेड हाइड्रोजन और बैक कार्बन के बॉन्डेड हाइड्रोजन, ठीक, इनके बीच रिपल्सन फोर्स ज्यादा से ज्यादा होगा। यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपन को पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। ठीक, अब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है इन बॉन्डेड हाइड्रोजन के बीच में, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में स्टैगर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर रिपल्सन कम से कम लगेगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इनके बीच में इस तरीके का जो रिपल्सन लग रहा होता है उस रिपल्सन को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक, और इन बॉन्डेड हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। राइट, नाउ अब यहां पर जो कन्फर्मेशंस थे उनमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 12 किलोजूल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस होता है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं टॉर्शनल बैरियर। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्शनल बैरियर, जो कि हर्डल्स जनरेट करता है रोटेशन के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल के रोटेशन के लिए। ठीक, नाउ कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन में हमने अभी ड्रॉ किया था। ठीक, तो CH3 फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। यहां पर इस फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और बैक कार्बन की मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, एक के पीछे एक है, तो इस फॉर्म को हम बोल रहे हैं इक्लिप्स फॉर्म, यानी कि इन बॉन्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, एनर्जी एंगल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर एक स्टैगर्ड फॉर्म है जिसमें इन दोनों के बीच का जो डायहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक, वहीं पर अगर फर्दर हम देखें तो रोटेट करेगा मॉलिक्यूल ने, यहाँ पर ये बॉन्डेड हाइड्रोजन ने अगर 60 डिग्री के एंगल से रोटेशन किया तो स्टैगर्ड फॉर्म बना। फर्दर अगर वो 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कर जाए तो फिर से इक्लिप्स फॉर्म बन जाएगा। अब इन दोनों फॉर्म के बीच में जो फॉर्म बनेगा उसे हम बोलेंगे गॉच फॉर्म। ठीक, तो ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। अब जो बैक साइड के जो बॉन्डेड ग्रुप हैं या एलिमेंट हैं उनके बीच में लेस देन 60 डिग्री का डिफरेंस होगा। इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं गाउचे। ठीक, तो इसमें भी जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी, स्टेबिलिटी और इक्लिप्स्ड की सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, देन गाउच फॉर्म की होगी एंड देन स्टैगर्ड फॉर्म की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। नाउ अब हम अगर कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन को समझें तो ब्यूटेन CH3CH2
CH2CH3 होगा। ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है वो बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, बैक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। तो हमने रिप्रेजेंट किया ये आपका जो सेकेंड कार्बन है फ्रंट कार्बन, उससे बॉन्डेड जितने भी ग्रुप और एलिमेंट है वो हमें दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है। सेम बैक कार्बन से बॉन्डेड जो ग्रुप और एलिमेंट है, एक मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, ये हमें दिख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, टोटली इक्लिप्स्ड फॉर्म बन रहा है, यानी कि मिथाइल के जस्ट पीछे मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, तो इसे हम बोलते हैं टोटली इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक, अब अगर इनमें 60 डिग्री का रोटेशन हो जाए तो ये बन जाते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, या इसे समटाइम्स हम गॉचे 60 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो फॉर्म होगा इसमें यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर ये 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब यहां पर लेस देन 60 डिग्री का एंगल बनेगा 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में, 2 हाइड्रोजन के बीच में भी लेस देन 60 डिग्री का, और यहां पर भी लेस देन 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं गॉच फॉर्म। ठीक, सेम ऐसे फर्दर इस 60 डिग्री के एंगल से रोटेट हुआ तो फिर से इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गया है। अब 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में 120 डिग्री का एंगल। नाउ फर्दर इस 60 डिग्री के एंगल से रोटेट हुआ है। ठीक, और बन गया है स्टैगर्ड फॉर्म। इस स्टैगर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक, 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, यानी कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसे हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। जबकि यहाँ पर जो स्टैगर्ड फॉर्म बोल रहे हैं इसे नॉर्मली हम स्टैगर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, देन थर्ड, देन फोर्थ फॉर्म होगा। ठीक, एंड देन इनके बीच में फर्दर गॉच फॉर्म बनेगा जो कि 6th फॉर्म होगा और 5th फॉर्म होगा, और देन फर्दर यहाँ पर 6th फॉर्म बनेगा। ऐसे 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक, आपको 60 के डिग्री के बॉन्ड एंगल से रोटेट कराना है तो ये 4 फॉर्म, और उनके बीच के जो बॉन्ड से जो फॉर्म बनेंगे यानी लेस देन 60 डिग्री से वो गॉच फॉर्म बनेंगे। ठीक, अब इनमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम, जबकि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उनके बीच की जो स्टेबिलिटी होगी वो गॉच फॉर्म की होगी। ठीक, अब हम हेक्सेन में समझते हैं। तो हेक्सेन और उसमें साइक्लोफॉर्म है 1 2 3 4 5 और 6, इस साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है चेयर फॉर्म और एक होता है बोट फॉर्म। ठीक, अब जो चेयर फॉर्म है उसमें एंगल स्ट्रेन फ्री होता है। ठीक है, किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन नहीं होता है और परफेक्टली स्टैगर्ड बॉन्ड इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक, इस तरीके से चेयर बनती है। तो अब इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो कार्बन है, ठीक है, उनमें अगर देखा जाए तो इस तरीके से जैसे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन और ये वाला 6th कार्बन होगा। ठीक, इसमें यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है जो हमें दिख रहा है ये फर्स्ट कार्बन है,
इसके जस्ट बैक साइड सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये वाला सिक्स्थ कार्बन। ठीक, इस तरीके से ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। अब इसमें क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, तो स्ट्रेन बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन। ठीक है, जो बॉन्ड बनेंगे वो उनमें स्ट्रेन कम होगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो चेयर फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा। ठीक, इसमें अब जो हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, जिसमें से एक एक्सियल हाइड्रोजन होगा। ठीक, जिन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन, देन सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन को हम डाउन साइडेड बनाएंगे। ठीक, और थर्ड कार्बन के हाइड्रोजन को फिर से ऊपर की तरफ हम इंडिकेट करेंगे, फोर्थ कार्बन के नीचे की तरफ, फिफ्थ कार्बन के ऊपर की तरफ और सिक्स्थ कार्बन के हाइड्रोजन को नीचे की तरफ। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक्सियल हाइड्रोजन हो गए। नाउ अब हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन होंगे। ठीक, अब इक्वेटोरियल हर एक कार्बन से इस तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो एक्सियल हाइड्रोजन होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो ये सभी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला अगर सबको कंबाइनली इंडिकेट किया जाए तो इस तरीके से एक्सियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ये वाला एक्सियल। ठीक है, एक्सियल, नीचे वाला एक्सियल, ये अपवर्ड जो इंडिकेट हो रहा है ये एक्सियल। ठीक, यहाँ पर जो डाउनवर्ड इंडिकेट होगा वो एक्सियल। ठीक, यहाँ पर जो अपवर्ड इंडिकेट हो रहा है वो एक्सियल, यहाँ पर जो डाउनवर्ड इंडिकेट हो रहा है वो होगा एक्सियल। ठीक, अब इक्वेटोरियल हम देखें तो इसमें ये वाला इक्वेटोरियल, इसमें ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला इक्वेटोरियल होगा, यहाँ पर ये वाला इक्वेटोरियल होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, और इसमें ये वाला हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा। तो इस तरीके से हम अब देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन को देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हो गए। ठीक, नाउ बोट कन्फर्मेशन में अगर देखें तो बोट कन्फर्मेशन में 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होंगे जबकि 4 हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन होंगे, जिनमें से 2 हाइड्रोजन जो होंगे उन्हें हम बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर फ्लैग पोल हाइड्रोजन को इंडिकेट किया गया है जो कि एक्सियल फॉर्म में वाले हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम हम इंडिकेट करेंगे। ठीक, तो एक अपवर्ड जो कि एक्सियल और यहाँ पर इन द प्लेन बनाएगा वो इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, अपवर्ड, ए डाउनवर्ड, ठीक, ए अपवर्ड। ठीक, एंड देन इक्वेटोरियल को देखा जाए तो ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन तो आपके फ्लैग पोल हाइड्रोजन हो गए। अब इनसे अटैच्ड जो हाइड्रोजन होंगे वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होंगे। ठीक, अब इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन देखा जाए तो एक आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा और एक एक्सियल हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर एक्सियल तो ये वाला इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हो गए। ठीक,
अब इस कार्बन में देखे जाएं तो इस कार्बन से एक एक्सियल तो एक इक्वेटोरियल, ठीक, एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो ऑल ओवर देखे जाए तो हमारे पास 4 एक्सियल हाइड्रोजन है, 2 फ्लैग पोल हाइड्रोजन है और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बन रहे हैं। इट इज एन अनस्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन due to torsional strain among axial hydrogen and due to van der Waals strain caused by crowding between the flagpole hydrogen। ठीक, तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में, ठीक, जो वैन डर वाल्स रिपल्सन लगेगा और जो एक्सियल हाइड्रोजन है उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ अब हम इनके फॉर्म के बारे में देखें तो चेयर फॉर्म क्या होता है, बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे? सबसे पहले इसमें इस तरीके से रोटेशन होगा, ठीक, फ्लिपिंग होगी और वो हाफ चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब वो हाफ चेयर फॉर्म से आता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म में और फिर कन्वर्ट हो जाता है बोट फॉर्म। फिर से बोट फॉर्म ट्विस्टेड फॉर्म में आती है, फिर वो कन्वर्ट होता है हाफ चेयर फॉर्म में और फाइनली फिर से वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 और ये 5 स्ट्रक्चर देखें तो इनसे पास होता हुआ फिर से वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब हम एनर्जी डिफरेंस समझ ही रहे हैं कि सबसे लोअर एनर्जी में है चेयर फॉर्म, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हाफ चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा है। हमें पता है एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही कम होती है। ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। देन बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी होगी और बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ट्विस्टेड बोट फॉर्म की क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चेयर फॉर्म, फिर देन स्टेबिलिटी में आ जाएगा ट्विस्ट बोट फॉर्म, फिर आ जाएगा बोट फॉर्म और सबसे कम स्टेबल होगा हाफ चेयर फॉर्म। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी। नाउ अब हम यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक, तो अपने को पता है टॉर्शनल स्ट्रेन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन देखा जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म में सबसे कम होता है। तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो एक गॉज फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर स्टैगर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गॉज फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है और फोर्थ स्ट्रक्चर स्टैगर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। यानी हमारा आंसर सेकंड और फोर्थ में से कोई एक होगा। अब सेकंड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक, जबकि हम फोर्थ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप हैं वो चारों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक, तो इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो सेकंड फॉर्म है उसमें कम से कम रिपल्सिव फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू फोर्थ। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नाउ अब हम यहां पर देखें तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन क्या होता है, 2 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड ग्रुप और एलिमेंट उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स रिपल्शन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक, यहां पर
जो एक्सियल CH van der Waals strain between hydrogen of axial CH and axial hydrogen at C3 राइट एंड C5, तो ये C5 हो गया और ये वाला जो कार्बन होगा वो C3 कार्बन होगा। तो इनके हाइड्रोजन और जो C1 में कार्बन से बॉन्डेड मिथाइल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रेन लग रहा है वो वॉन डर वाल स्ट्रेन है। ठीक, अगर इसमें फ्लिपिंग होती है और फाइनल चेयर फॉर्म जो बनता है वो इस तरीके से होता है, तो इसमें फर्दर अब आपका जो हो जाएगा, ठीक, जो C1 कार्बन से मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है उनके बीच में और C3 और C5 के हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रेन लगेगा, ठीक, उनमें मिनिमम या बिल्कुल स्ट्रेन नहीं होगा, तो इसमें वैन डर वाल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा अगर इसमें फ्लिपिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो अब आपका पहुंच गया है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, हाँ, C1 कार्बन का जो हाइड्रोजन है और C3 और C5 के हाइड्रोजन है, इनके बीच में वैन डर वाल स्ट्रेन होगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में नहीं होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक चीज हमें भी समझ में ध्यान रखनी है, ठीक, कि जब फ्लिपिंग होती है तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर आइडेंटिकल विथ दैट रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को बताना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये सभी फॉर्म हमें इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट हैं और एक दूसरे से आमने सामने हैं दो OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम क्या करें, इसको 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कराएं। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये CH3, इसके जस्ट पीछे CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पर H होगा और इसके यहाँ पर OH ग्रुप होगा। ठीक, यहाँ पर OH ग्रुप होगा और यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब नाउ फर्दर रोटेशन होगा, तो रोटेशन होगा तो इस तरीके से बन जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये OH ग्रुप आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से H बन गया। ठीक, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप आ गया और यहाँ पर ये OH ग्रुप हो जाएगा। ठीक, अब हम फर्दर अगर रोटेशन करें, यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके से बनेगा ये। अब हम फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने है, तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, फर्दर 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे तो इक्लिप्स फॉर्म बनेगा यहाँ पर। ऐसा। ठीक, अब फर्दर 60 डिग्री के एंगल से रोटेशन कराएंगे तो क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे सामने है, दो OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन में हो और CH3 ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हो। बिल्कुल यहाँ पर जो ए ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें OH ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट है जबकि CH3 ग्रुप इस तरीके से सिचुएटेड है। ठीक, अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे।
तो फिर से इक्लिप्स फॉर्म बनेगा, CH3 ये वाला OH और ये वाला H, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक। फिर से हम 60 डिग्री के एंगल से रोटेशन करवाएंगे यहाँ पर, तो ये CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर H और ये वाला H। अब हम यहाँ पर ही देखें OH ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हो और CH3 ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट हो, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा है, ठीक। अब हम फर्दर क्या करेंगे, 60 डिग्री के एंगल से रोटेशन करवाएंगे। तो 60 डिग्री के एंगल से रोटेशन करवाएंगे तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फिर से बन जाएगी। तो यहां पर ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक, तो इस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि आपका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। Thank you for watching this video.